नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है होम लोन चेकलिस्ट। तो ये होम लोन चेकलिस्ट क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमको होम लोन लेने के लिए, किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ती है और हमें क्या क्या देना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट देने से पहले या होम लोन लेने से पहले हमें क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं आप सबको आज देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आज का मेरे YouTube वीडियो का जो टॉपिक है होम लोन चेकलिस्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले जब कभी भी हम अपने ड्रीम होम को फाइनल करते हैं कि मुझे आज कोई घर आपको पसंद आता है, तो घर को पसंद करने से पहले कुछ लोग और बहुत सारे लोग घर को पसंद करने के बाद में, यानी कि जब उनका घर जो है फाइनल हो जाता है कि मुझे ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो किसी बैंक या किसी एनबीएफसी को लोन के लिए अप्रोच करते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो जब कभी भी आप हाउसिंग लोन के लिए अप्रोच करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। उसमें से सबसे पहला चीज क्या है कि आपको कंपेयर करना चाहिए कि कौन सा ऐसा बैंक या एनबीएफसी है जो मुझे बहुत ही कम्पिटिटिव रेट और बहुत कम्पिटिटिव चार्जेस और उनकी जो सर्विस है वो बहुत ही सुपर्ब हार्ड एंड फास्ट होनी चाहिए। आजकल आज के टाइम पे बहुत सारे एनबीएफसीज और बैंक ऐसे हैं जो आपको डिजिटली होम लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप बहुत ही टेक्नो सेवी हैं और चाहते हैं कि मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, मुझे घर बैठे सब कुछ हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो ऐसे बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो आपको घर बैठे डिजिटली आपका लोन सैंक्शन और आपका लोन डिसबर्समेंट कर रहे हैं। आप वो सारी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। या आपको आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब पे ये भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बैंक या एनबीएफसी है जो आपका लोन का जो पूरा प्रोसेस है वो डिजिटली करते हैं, और सैंक्शन से लेकर के डिसबर्समेंट तक का जो स्टेज है वो पूरा ही पूरा डिजिटल हो। तो आपने ये फाइनल कर लिया कि मुझे किस बैंक के साथ में ये लोन प्रोसेस करना है, तब आप जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जब आप किसी बैंक से या एनबीएफसी से कांटेक्ट करते हैं, तो वो आता है डॉक्यूमेंट्स का। तो आज जिस चेकलिस्ट के बारे में हम बात करेंगे वो बात करेंगे सैलरीड कस्टमर के लिए। ये एक सैलरीड कस्टमर जब कभी हाउसिंग लोन के लिए एप्लीकेशन करने जाता है तो उसे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट बैंक जो है उनसे मांगता है। तो जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो बैंक आपसे मांगता है वो मांगता है आपकी केवाईसी। केवाईसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि केवाईसी क्या है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है और हमें केवाईसी क्यों देना चाहिए। फिर भी मैं आपको इतना बताता हूँ कि केवाईसी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसका फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। कस्टमर को जानने के लिए बैंक और एनबीएफसी केवाईसी लेते हैं। केवाईसी में सबसे मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है वो है आपका पैन कार्ड, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आज हम बहुत ही प्रचलन में है वो है आपका आधार कार्ड। आप ये इंश्योर करिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके करंट एड्रेस पे अपडेटेड होना चाहिए। अगर आपके पास करंट एड्रेस पे अपडेटेड नहीं है तो आपके पास एड्रेस प्रूफ के लिए आप पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट बैंक्स मांगते हैं, तो आपके पास रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। जब आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई उसके बाद आती है आपके इनकम का डॉक्यूमेंट्स। तो इनकम के डॉक्यूमेंट्स में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपकी कंपनी की केवाईसी। मीन्स आप जिस कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप वर्किंग हैं, जैसे आपने अपनी सेल्फ केवाईसी दी है वैसे ही कंपनी की छोटी केवाईसी, मीन्स आप उस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हैं। तो जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है उसके लिए वो है आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड। एम्प्लॉय आईडी कार्ड आपसे इसलिए मांगा जाता है जिससे कि ये स्टेब्लिश हो सके कि आप जो है इस कंपनी में इस पोस्ट पे वर्किंग है और कब से वर्किंग है।
उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाता है कि अगर आपने रिसेंटली किसी कंपनी को ज्वाइन किया है तो वहां आपको उस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर मांगा जाता है। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में अगर आप सेम कंपनी में आपने अभी रिसेंटली 2 महीने में ज्वाइन किया है और आपका अगर मैक्सिमम जो बैंक्स और एनबीएफसी है उनको मिनिमम 2 इयर्स का टर्म चाहिए होता है कि सर्विस टर्म, कि आपने 2 साल का सर्विस कंप्लीट किया हुआ है। तो अगर आपने अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या साल भर पहले ज्वाइन किया हुआ है तो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर से आपको रिलीविंग लेटर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि आपकी जो सर्विस है वो 2 साल कंप्लीट हो चुकी है और आप लास्ट 2 ईयर से वर्किंग है। आपने जब आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड दे दिया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर और लास्ट प्रीवियस कंपनी का आपने रिलीविंग लेटर दे दिया, तो उसके बाद जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपसे आपकी सैलरी स्लिप। तो जो सैलरी स्लिप होती है वो आपसे आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप मांगी जाती है। तो जो भी लेटेस्ट मंथ, जिस महीने में आप लोन एप्लीकेशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप लोन एप्लीकेशन कर रहे हैं जुलाई के मंथ में, तो आपसे आपकी जून, मई और अप्रैल मंथ की सैलरी स्लिप मांगी जा सकती है और आपको ये 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी है। इसके साथ में आपको 6 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ता है और आपको वही अकाउंट का स्टेटमेंट देना होता है जिस अकाउंट से जिस अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है। उस अकाउंट का आपने 6 मंथ का स्टेटमेंट दिया, क्रेडिट दिया, और जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं तो आप ये इंश्योर करिए कि आपकी 6 सैलरी क्रेडिट उसमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने का स्टेटमेंट दे दिया लेकिन उस 6 महीने के स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ 5 महीने का सैलरी क्रेडिट है, तो वो बैंक मान्य नहीं करेगा। आपको कम से कम 6 सैलरी क्रेडिट देने पड़ेंगे। उसके बाद जो बैंक आपसे डॉक्यूमेंट मांगता है वो आपसे मांगता है 2 इयर्स का फॉर्म 16। तो ये 2 साल का फॉर्म 16 आपको प्रोवाइड करना है। फॉर्म 16 में दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप ये प्लीज इंश्योर करना जब भी आप फॉर्म 16 दे रहे हैं तो साथ में आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों वर्ष के आप बैंक को सबमिट कर रहे हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं कि अगर आपका किसी भी बैंक में, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में किसी भी प्रकार का लोन चल रहा है तो उन सभी लोनों के एसओ यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बैंक आपसे मांगती है, जस्ट टू चेक एंड कंफर्म कि आपका जो ईएमआई है वो प्रॉपरली पे हो रहा है, रीपे हो रहा है और उसका ईएमआई कितना है। ये सब डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए बैंक आपसे एसओए मांगता है जितने भी आपके करंट रनिंग लोन्स हैं। और रिसेंट में कोई आपने लोन क्लोज किया है जो आपके सिबिल में अपडेट नहीं हुआ है तो उन सभी का क्लोजर लेटर भी आप बैंक को प्रोवाइड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वन गो में आपकी जो फाइल रेडी होगी तो आपको सैंक्शन जल्दी मिलेगा और सैंक्शन के साथ आपको जो डिसबर्समेंट चाहिए, पेमेंट चाहिए, जिससे कि आपके घर का, आपके सपनों के घर का पोजीशन मिल सके। तो अगर आप वन गो में फाइल रेडी करके वन गो में पेपर्स रेडी करके दे देंगे तो आपका पेपर लोन जल्दी सैंक्शन हो गए। बेसिक से रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद आपको जो देना पड़ता है कि आपने जिस अकाउंट से आप पेमेंट करने वाले हो, बिल्डर्स को पे कर रहे हो, आपने बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेज किया है तो आप बिल्डर को पेमेंट करोगे। अगर आपने रीसेल प्रॉपर्टी परचेज किया है तो आप सेलर को पेमेंट करोगे। तो आपने जिस अकाउंट से बिल्डर या सेलर को पेमेंट किया है, बैंक की टर्मिनोलॉजी उसको बोलते हैं OCR, ऑन कंट्रीब्यूशन रिसीप्ट। तो आपने जो भी आपका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है सेलर को या बिल्डर को, जिस भी अकाउंट से दिया हुआ है उस अकाउंट का स्टेटमेंट बैंक को आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये हो गए बहुत सारे बेसिक से डॉक्यूमेंट्स है। दिखने में बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स है लेकिन अमूमन हम ये डॉक्यूमेंट्स जो है टुकड़ों में देते हैं, पार्ट्स में देते हैं। तो इनसे क्या होता है कि आपका लोन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है और जिससे कि आपको जो टाइम फ्रेम में डिसबर्समेंट चाहिए होता है वो डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज इंश्योर करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं आप उसको वन गो में देने का प्रयास करें। और जो मैंने आपको बताया है मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सैलरीड कस्टमर के लिए
जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट देना है वो है केवाईसी। केवाईसी में दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहला है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, सेकंड है आपका एड्रेस प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका पैन कार्ड, इट इज मैंडेटरी, तो पैन कार्ड आपको देना ही है, तो पैन कार्ड देना है। दूसरा एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। तो इनमें से जिस पे भी आपका करंट एड्रेस प्रूफ होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। इसके अलावा आपको आपका एम्प्लॉय आईडी कार्ड, करंट कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, और अगर आपने करंट कंपनी में 2 साल कंप्लीट नहीं किया है तो प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि आपकी जो सर्विस है वो 2 इयर्स कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट जिसमें आपकी 6 महीने की सैलरी क्रेडिट दिख रही हो। इसके अलावा 2 इयर्स का फॉर्म 16, और फॉर्म 16 जो है 2 पार्ट्स में है, तो एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों वर्ष के आपको सबमिट करने हैं। इसके अलावा अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई लोन चल रहा है तो उन सभी लोनों के एसओए देने हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और ये जो एसओए देना है वो मिनिमम 6 मंथ और 1 ईयर तक का एसओए देना है आपको, जिससे कि बैंक आपकी ईएमआई को कंफर्म कर सके और कितना आउटस्टैंडिंग है वो चेक कर सके, और वो लोन रेगुलर रिपे हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक कर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में आपको ये बताने में समर्थ रहा कि ये होम लोन जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं और अगर आप सैलरीड कस्टमर हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं और किन जरूरी और बारीक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के पास सर्कल्स में सर्कुलेट करिए, जिससे कि उनको होम लोन के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो और होम लोन पे जो भी छोटी छोटी बारीक बारीक इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप उससे अपडेट करें।